जाए, मार्केट में कुछ डिमांड बढ़ जाए और मार्केट में सप्लाई चेन में कमी आ जाए, तब वस्तुओं और सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और मार्केट में डिमांड नहीं है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो वस्तुओं और सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी इकोनॉमिक्स दो चीजों पर काम करेगी, किसी भी वस्तु और सेवा के मांग और आपूर्ति पर क्या करेगी? काम करेगी। तो नीचे लिखना है अपने को, पैराग्राफ चेंज करके, वो क्वेश्चन लिखा था ना, उसी के नीचे लिखना है अभी। देखिएगा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वस्तुओं एवं, अर्थशास्त्र वस्तुओं एवं सेवाओं के, अर्थशास्त्र वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग एवं, मांग डिमांड, मांग एवं आपूर्ति पर, मांग एवं आपूर्ति पर कार्य करती है। वस्तुओं और सेवाओं के मांग एवं आपूर्ति पर क्या करती है? कार्य करती है। जैसे, जैसे नंबर पहला, अगर मान लो मार्केट में क्या हो गई? डिमांड बढ़ गई, ठीक, डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई में क्या आ गई आपके? कमी, यानी आपूर्ति में कमी आ गई। तो जो वस्तु है उसकी जो प्राइस होगी, यानी कि जो मूल्य होगा, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही होगा। इस कंडीशन को अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, ठीक। एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वस्तुओं की जो डिमांड है उसमें क्या आ जाए? कमी आ जाए। जो सप्लाई है वो सप्लाई क्या हो जाए आपके? बढ़ जाए। तो जो प्राइस है उस प्राइस में क्या आ जाएगी? कमी। इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। एक को कहते हैं मुद्रास्फीति, एक को कहते हैं अविस्फीति। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, एक है मुद्रास्फीति, एक है अविस्फीति है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है। इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई, आवाज नहीं होना रो पीछे से, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई और सप्लाई में उस वेटेज में क्या आ गई? कमी आ गई, तो मार्केट में प्राइस अचानक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे अभी कुछ टाइम पहले देखा था कि मार्केट में सिल्वर की प्राइस बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लग गई, है ना। मार्केट में सिल्वर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, लेकिन उसके एवज में सप्लाई क्या हो गई? चेन बाधित हो गई, तो प्राइस क्या चली गई थी? हाई चली गई थी। अभी कुछ टाइम पहले की बात है। फिर दूसरे टाइम बाद में क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद में डिमांड कम होने लगी धीरे धीरे। हमारे यहाँ पर नहीं, चाइना में सबसे ज्यादा प्रभाव था इसका। तो चाइना में डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। सप्लाई चेन ज्यादा हो गई, प्राइस में कमी आ गई, है ना। इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? हाँ? अपन तो कहेंगे जो प्राइस में कमी है वही सबसे ज्यादा अच्छी है। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अच्छा ये होता है, किसी भी चीज की जो डिमांड है वो बनी रहनी चाहिए। अगर डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो फिर आपके लिए नुकसान का कारण है। बीच में कुछ टाइम पहले देखा होगा आपने, टमाटर की प्राइस 100 रुपए से ज्यादा पहुंच गई थी। पहुंच गई थी ना, क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड तो जनरेट हो रही थी, सप्लाई उतनी नहीं मिल रही थी, तो मार्केट में प्राइस हाई चली गई, ठीक है। तो ये कौन सी घटनाक्रम था? एक बार हम महंगाई से, तो इसे हम कहते हैं महंगाई कहते हैं, और इसे हम बेरोजगारी भी कहते हैं। तो महंगाई अच्छी है या बेरोजगारी?
महंगाई ठीक है, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। कुछ टाइम पहले आपने एक और देखा था कि सड़कों पर किसानों ने टमाटर ऐसे ही फेंक दिए थे, है ना। जब अचानक सप्लाई में एकदम आपके बढ़ोतरी हो गई और डिमांड कम हो गई, तो मार्केट में 30 पैसे 40 पैसे टमाटर बिक रहा है, और 30 40 पैसे मंडी तक पहुंचाने के लिए उसकी कॉस्टिंग ही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वहां तक जब खराब होना ही है तो उसको वहीं फेंकें, जो पशु वगैरह तो खाए बेचारे। तो वो भी गलत था, गलत ही है ना। हाँ, बस यही बात है। अब अगर मान लो मैं आपको पैसा दे दूं, क्या कर दूं? दूंगा नहीं। हाँ, वैसा मानना है आपको। मान लो अगर आपके पास में लाख रुपए आ जाए, अभी आप जाओगे सीधे आईफोन के शोरूम में जाओगे, मन में पहला ही विचार आएगा कि पड़ोसी के हाथ में आईफोन दिख रहा है, अपने पास में भी क्या होना चाहिए? आईफोन होना चाहिए। तो आईफोन की अचानक मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। आईफोन की उतनी सप्लाई नहीं होगी। आईफोन कंपनी क्या चाहेगी? जब इतना मार्केट में क्रेज है तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा ही देते हैं। कोविड 19 में देख लो, कोविड 19 के समय जो ये गुटखा तंबाकू वगैरह ये जो चीजें थी, जो रोजमर्रा के जीवन में आपके काम आने वाली चीजें हैं, अब उसकी डिमांड तो बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो मार्क उसकी वस्तुओं की प्राइस ज्यादा हो गई थी। वही तो फिर आप कह रहे थे ना पड़ोसी को कि भाई साहब इतना महंगा कोई बिकता है क्या? नहीं है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? महंगाई। और इसे क्या कहेंगे? बेरोजगारी भी कहते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही एक बना दो हिंदी में ही अपने तो, मांग आपूर्ति मूल्य उधर मुद्रास्फीति, और नीचे मांग आपूर्ति मूल्य और अविस्फीति। उसके आगे लिख लेना महंगाई, और इसके आगे लिख लेना बेरोजगारी। एक महंगाई है और दूसरी बेरोजगारी है। हाँ जी, इधर मुद्रास्फीति। मुद्रा स्फीति है। कई का? ये ये एफ है। अरे एफ भी तो आप ऐसे नहीं लिखते क्या? एफ कहीं पर आप हिंदी में लिखो फिर। उतार लिया। अब ये मुद्रास्फीति क्या होती है और अविस्फीति क्या होती है, ये तो समझ में आ ही गया। डिमांड सप्लाई कैसे इसको प्रभावित करती है। कुल मिलाकर के इकोनॉमिक्स में यही काम है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की या तो डिमांड होगी या फिर सप्लाई चेन बाधित होगी। अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो उससे क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगी। डिमांड कम में सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है। अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा जरूरी कौन सा है? महंगाई। बेरोजगारी काम की नहीं है। ठीक है, यहां तक चले, आगे बढ़े? आगे बढ़े फिर। चलिए, अब जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये जो वर्ड है,
ये वर्ड आपके लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा में एक शब्द था इकोनॉमी का। शब्द कौन सा था? इकोनॉमी का शब्द था। यानी इकोनॉमिक्स वर्ड लैटिन भाषा के इकोनॉमी का शब्द से मिलकर के बना है और इसका अर्थ होता है होम मैनेजमेंट। गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंधन। अब ये शब्द कई बार आपके मन में ऐसा आता है ना कि लैटिनी क्या होता है, यूनानी क्या होता है, ऐसा शब्द आपने पढ़ा भी होगा है? इसको थोड़ा सा एक बार देख लो। एक भूभाग था जिसे हम कहते हैं यूनान। नाम क्या है? यूनान। कई बार नाम सुना होगा, यूनानी भाषा का शब्द है। जैसे अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं, यूनानी दार्शनिक या विचारक थे, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो ये यूनान क्या है? देश है, देश था यूनान। अभी वर्तमान में भूमध्य सागर जो आप पढ़ते हो, भूगोल में पढ़ते हैं ना, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के बारे में, उस भूमध्य सागर के चारों ओर के भूभाग को, सराउंडिंग ऑफ द मेडिटेरियन सी, जो चारों ओर का भूभाग था, उसी भूभाग को कहते थे यूनान। क्या कहते थे? जिसकी सीमा वर्तमान में यूरोप महाद्वीप का दक्षिणी भाग, एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग और अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग आपको देखने को मिलता है। पहले पेपर में भूगोल भी है ना, विश्व का भूगोल भी होगा। तो कई बार सवाल ऐसे भूगोलिक दृष्टि से भी पूछेगा कि वह कौन सा सागरीय क्षेत्र है जो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। आंसर होगा भूमध्य सागर, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के साथ में क्या करता है? बाउंड्री बनाता है, सीमा बनाता हुआ हमें देखने को मिलता भी है। उस यूनान वाले भाग को हम 2 भागों में बांटते थे। जो यूनान का उत्तरी भाग था उसका नाम था एथेंस। क्या नाम था? एथेंस। यूनान का दक्षिणी भाग था, उसका नाम था स्पार्टा। यूनान का उत्तरी भाग एथेंस, यूनान का दक्षिणी भाग। तो भूभाग का नाम यूनान था, तो भाषा कौन सी होगी? यूनानी भाषा होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में ये जो एथेंस है, कभी आप भूगोल को ढंग से पढ़ोगे तो भूमध्य सागर के तट पर ही यूरोप महाद्वीप का एक देश पड़ता है जिसका नाम है ग्रीस। देश का क्या नाम है? ग्रीस। इस ग्रीस की वर्तमान में राजधानी भी एथेंस ही है। जो ग्रीस है उसकी राजधानी कौन सी है? जो भूमध्य सागर के तट पर आज भी आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाता है। तो कई बार तो लिखा हुआ मिलता है यूनानी भाषा का शब्द है, कहीं लिखा हुआ मिलता है ग्रीक या ग्रीस। इंग्लिश में तो ग्रीस, और हिंदी वाले इसी का बेड़ा गर्क करके क्या कर लेते हैं? ग्रीक कर लेते हैं। तो ग्रीक या ग्रीस भाषा लिखा हुआ मिलता है, वो भी बात एक ही है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। कई बार शब्द लिखा हुआ मिलता है कि लैटिन भाषा का शब्द है, ये लिखा हुआ मिलता है ना। क्या लिखा हुआ मिलता है? लैटिन भी वही है। इसी एथेंस में एक शहर पड़ता था, छोटा सा भूभाग था, टाउन था, और उसका क्या नाम था? लैटिनो सिटी। शहर का क्या नाम था? उस लैटिनो सिटी में हाई क्लास फैमिलीज रहती थी। हाई क्लास फैमिलीज का मतलब उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी, उस भाषा का नाम था लैटिन भाषा। यूरोप में जितने भी देश है, उन देशों की जो लोकल लैंग्वेज है, वो सब के सब उसकी मदर टंग कौन सी है? लैटिन लैंग्वेज ही है। जैसे फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है, इटली में इटालियन बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, पुर्तगाल में पुर्तगीज बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाएगी, ऑस्ट्रिया में आपके इंग्लिश बोली जाती है वहां पर। तो कुछ अलग अलग भूभाग है जहाँ की उनकी कुछ अलग अलग क्या है? लोकल लैंग्वेज में। रूस में रशियन बोली जाएगी, भाई सारी के सारे वहीं के तो देश ही है। इन सब की जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा है, वो एक ही है, कौन सी? लैटिन भाषा है। इसलिए कई बार आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ मिलता है लैटिन अमेरिका। पढ़ते हो ना, कई बार नाम आता है ना कि लैटिन अमेरिका के लोग ही है।
तो लैटिन अमेरिका कोई नहीं है, वही है जो यूरोपियन लोग यही अमेरिका के भागों में जाकर के क्या करने लग गए, निवास करने लग गए, और उन्हीं के नाम पर उन देशों के भूभाग के नाम रखे गए। तो उनकी भाषा का नाम एक ही आधार पर तय कर दिया कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये लैंग्वेज का फंडा समझ में आ गया। ये जो एथेंस वाले लोग थे, ये आप लोगों की तरह कामों में माहिर थे, शिक्षा, नॉलेज, विजडम टाइप की, ज्ञान की बातें करना, उपन्यास पढ़ना। और ये मेरे जैसा था बेचारा, लड़ाई झगड़े, इन्हीं में इसका काम था। ये किसकी तरह थे? आपकी तरह, और ये मेरी तरह था। इसलिए जितने भी फिलोसफर पैदा हुए हैं, जितने भी दार्शनिक पैदा हुए, वो सारे के सारे यहीं के हैं, ठीक। और जितने भी लड़ाई करने वाले पैदा हुए हैं, वो सारे यहीं के थे। आपने नाम सुना होगा थर्मोपल्ली, एक स्पार्टन 300 करके, कभी फिल्म देखी है क्या? फिल्में देखते हो? हाँ, स्पार्टन 300 फिल्में देखते हो? नहीं देखते? कौन से वाली? हाँ, देखते हो? देख रखी है? मैं तो कह रहा हूँ फिल्में देखते हो? कौन से वाली? हाँ, कोई से भी वाली। अभी कुछ टाइम पहले एक डेटा जारी किया गया था 2025 में, एप्स्टीन फाइल तो बाद में आई है, उससे पहले एक बहुत बढ़िया डेटा जारी किया करंट अफेयर की दृष्टि से। पूछा कि भारत इस प्रकार की वेबसाइट को सर्च करने में किस स्थान पर है? अरे दूसरे पे हैं हम, पहले में अमेरिका ही है। हाँ? पहले में कौन है और हम किस पे हैं? दूसरे पे। फिर भारत में पहले नंबर पर कौन है? बोले राजस्थान। भारत में कौन है? राजस्थान में पहले नंबर पे कौन है? बोले भरतपुर है। भरतपुर, उदयपुर नहीं। कौन है? हाँ। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो फिल्मों का प्रदर्शन है, संविधान भी है ना आपके सिलेबस में, पॉलिटी भी है, चलिए ये बताओ फिल्मों का प्रदर्शन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अब कहना ऐसा सवाल कोई थोड़ी ना होता है। होता है। तो कल घर से ढूंढ के बताना कि फिल्मों का प्रदर्शन आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में किया जाता है, जहां पर आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मामला दे रखा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखा है। आरपीएससी के पूछा गया सवाल है ये। पहली बार यूपीएससी ने पूछा, बाद में आरपीएससी ने पूछा कि फिल्मों का प्रदर्शन संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो घर जाना, एक फिल्म देखना स्पार्टन 300, वहां पर जो लड़ाई लड़ी जाती है ना, वो पार्ट है आपका थर्मोपल्ली है। और वो लड़ाई जिसके द्वारा लड़ी जाती है वो कौन से थे? स्पार्टन्स थे। इसलिए राजस्थान में जो हल्दी घाटी का मैदान का युद्ध हुआ था, उसे अब राजस्थान की थर्मोपल्ली कहते हैं। 1000 लोगों की टुकड़ी ने, मतलब 300 लोगों की टुकड़ी थी ये तो, सॉरी, 300 लोगों की टुकड़ी ने लाखों लोगों की सेनाओं को काट दिया था। इतिहास में इससे बड़ी लड़ाइयां और कोई लड़ी। इन स्पार्टन्स को तैयारी उसी मोड पर किया जाता था कि एक कमरा था जिसमें 100 लोगों के रहने जितनी जगह थी, और ठूस कर भरा जाता था 1000 को। रहने की जगह कितनी है, लोगों को कितना भरा जा रहा है? 1000 को भरा जा रहा था। लेकिन फिर उसका काम ऐसा हुआ कि अब उसमें वही है कि आपने डार्विन का नाम सुना है? डार्विन, डार्विन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके, कई बार किताब पूछी है डार्विन की, पढ़ लेना। साइकोलॉजी भी है ना सिलेबस में, हाँ, तो डार्विन की किताब वहां काम आ जाएगी आपके। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके, जो उत्पत्तियां कैसे हुई है, जो हमारी जितनी भी मतलब क्या बोलते हैं, ब्रीड्स हैं उनकी। अब उस पुस्तक में डार्विन एक बात लिखता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी लिखता है। उत्तरजीविता का सिद्धांत है, जो प्रकृति में ज्यादा सर्वाइव करेगा, वो फिट होगा, वही सर्वाइव करेगा। स्पार्टन्स भी इसी मोड पे काम करते थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। 1000 लोगों को रखते थे, रहने की जगह कितनी है? 100 की, खाने की व्यवस्था 100 की, 900 लोग कट करके मर जाओ, जो पीछे बचेगा वही क्या बनेगा? योद्धा। और उन्हीं को आगे तैयार किया जाता था लड़ाइयों के लिए। इसलिए 300 लोगों की टुकड़ी ने लाखों लोगों की सेनाओं को क्या कर दिया था? काट लिया था। तो ये कभी भी वर्ड आ जाए, ग्रीक, ग्रीस, लैटिन और आपके यूनानी, ये सारे एक है या अलग अलग है? एक ही है, थोड़ा बहुत ही अंतर है जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के किस शब्द से? इकोनॉमिका। और इसका अर्थ क्या होता है? गृह प्रबंधन या होम मैनेजमेंट होता है, ठीक है, लिखिएगा।
हाँ जी, ऐसा नहीं आ सकता। आया वो तो लैटिन पहला आंसर है। हाँ? चलिए लिखिएगा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स लैटिन भाषा के, इकोनॉमिक्स लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के इकोनॉमिका, इकोनॉमिका लैटिन भाषा के इकोनॉमिका शब्द से, लैटिन भाषा के इकोनॉमिका शब्द से, लैटिन भाषा के इकोनॉमिका शब्द से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के इकोनॉमिका शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ होम मैनेजमेंट, ब्रैकेट में लिख लो, गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन होता है, गृह प्रबंधन होता है। गृह प्रबंधन होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, इकोनॉमिक्स में हम किन चीजों पे बात करते हैं? इकोनॉमिक्स में हमने वस्तुओं और सेवाओं के डिमांड और सप्लाई पे बात की। अगर वस्तुओं और सेवाओं में कोई भी चेन में बाधित हो गई तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी हमारी? बाधित हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? अब समझना, ये जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स को 1933 में, कब? एक व्यक्ति था रैगनर फ्रिच, क्या नाम था? और रैगनर फ्रिच ने इस इकोनॉमिक्स को 1933 में दो भागों में बांटा। इकोनॉमिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में। एक को बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या बोला? एक को बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसने बांटा? रैगनर फ्रिच ने। कब बांटा है? 1933 में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, उस दिन भी अपन ने बात की थी कि जब आप छोटे छोटे टुकड़ों की बात करोगे, जैसे मान लो ये इस बिल्डिंग में अगर ये एक ही क्लासरूम होता या एक ही कोचिंग चल रही है, जैसे मान लो ये एक ही कोचिंग चल रही होती और उसकी अर्थव्यवस्था को हमें पढ़ना होता, तो हम किसके अंतर्गत पढ़ते? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इस बिल्डिंग में मान लो कहीं कोचिंग चल रही है, कहीं दूसरी कोचिंग, कहीं पर कोई तीसरा काम, इंडस्ट्री का काम चल रहा है, ऐसे मान लो चल रहा होता, और उस पूरी बिल्डिंग की अर्थव्यवस्था को हमें एक साथ पढ़ना होता, तो हम किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी जब आप छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं माइक्रो के अंतर्गत, बड़ी बड़ी चीजों को जब भी पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है एडम स्मिथ को। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। अब अगर मान लो कभी एडम स्मिथ नहीं होगा ऑप्शन में, है ना, कभी मान लो खुदा ना खास्ता आपको एडम स्मिथ देखने को नहीं मिलेगा, तो कौन मिलेगा? अल्फ्रेड मार्शल मिलेगा। और ये कई बार एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है, तब आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड मार्शल है। और अपनी किस्मती माड़ी हो दोनों ही आ जाए। आ? भाई, रास्ते पे चल रहे थे, सामने पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों ही आ गई, अब चूज एक को करना है हमें, किसको चूज करोगे? गर्लफ्रेंड को नहीं करना है। इंग्लिश में कहावत है कि गर्लफ्रेंड आर लाइक मेडिसिन, दे कम विथ एन एक्सपायरी डेट है। गर्लफ्रेंड उस दवाई की तरह है जिसे एक्सपायरी होने के बाद भी लेनी पड़ती है, नहीं है क्या?
हाँ, ये देखो पीछे से। आज कौन सा डे है फिर नवरात्रि का? तो अगर कौन सा है? अरे नवरात्रि का कह रहा हूं मैं। हाँ, अरे नवरात्रि में कल टेडी डे था। आज कौन सा डे है? हाँ, जो भी है एक बार देख लेना, है ना। चलिए। हाँ, आ सकता है, ये पहले आएगा। अगर मान लो एडम स्मिथ भी आ जाए और अल्फ्रेड मार्शल भी आ जाए, पहला राइट आंसर कौन सा होगा? एडम स्मिथ होगा। ऑप्शन में दोनों आजकल नहीं पूछ रहा है। आ जाए तो एडम स्मिथ है, नहीं आ जाए तो अल्फ्रेड मार्शल आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जानते हैं। एडम स्मिथ नहीं है तो अल्फ्रेड मार्शल को हम लोग जानेंगे, ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में हम लोग जे एम किन्स को जानते हैं। पूरा नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। जेम किन्स कह दो या फिर जॉन मेनार्ड किन्स कह दो। तो अगर कोई पूछे कि इन दोनों में से जनक के रूप में कौन है, तो माइक्रो के तो एडम स्मिथ और मैक्रो के जेम किन्स है। लेकिन इकोनॉमिक्स के जनक कौन जाने जाते हैं? तब आंसर होगा कभी ऑप्शन में मान लो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जेम किन्स नहीं दे रखा है तो एडम स्मिथ जरूर मिलेगा। अगर जेएम किन्स और एडम स्मिथ दोनों दे रखा है, आंसर होगा जेएम किन्स। अगर ऑप्शन में जेएम किन्स कहीं नहीं है तो आंसर क्या होगा आपका? एडम स्मिथ होगा। वो डिपेंड करेगा उस समय क्या सवाल दे रखा है उसी के ऊपर, है ना। और क्या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, मतलब जो ऑब्जेक्टिव दे रखे उसके ऊपर बात करेंगे। अब जो एडम स्मिथ है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बड़ी फेमस है। 1776 के अंतर्गत एक बड़ी पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन है। तो एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन है, और ये लिखी है 1776 के अंतर्गत। एडम स्मिथ एक प्रकार के स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे। स्कॉटलैंड है ना, उस स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश बोलेंगे। तो स्कॉटिश अर्थशास्त्री के रूप में एक व्यक्ति का नाम है, और उनका क्या नाम है? एडम स्मिथ। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक है। ये कई बार पूछी गई है, सीधा पूछ लेगा द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। कब लिखी है? 1776 में लिखी है। किसने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा? रेगनर फ्रिश ने। कब? 1933 में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ नहीं हो तो अल्फ्रेड मार्शल होगा। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में बात करें तो तब आंसर होगा जेएम किन्स है, जॉन मेनार्ड किन्स है। और इन जॉन मेनार्ड किन्स ने भी एक पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है। और जेएम किन्स की जो बुक है, इस पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या नाम है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है। और इस पुस्तक को कब लिखा है इन्होंने? 1936 में। कब लिखा है? 1936 में इस पुस्तक को लिखा है। और ये पुस्तक लिखी गई थी जो द्वितीय आपके पास, या सेकंड जिसे अपन कह सकते हैं, जो हमारे पास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है आपके 14 से लेकर के 18 तक, है ना।
फिर हमारे यहाँ पर एक संधि की जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, वर्साई की संधि 1919 में संधि होती है ना। उस वर्साई की संधि के 10 साल बाद में, 10 साल कब होगा, 1929 में, है ना, 1929 में पूरे विश्व में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। और उसी विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है। कब लिखी है, 1936 में। प्रश्न ये पूछेगा जेम्किंस की पुस्तक का क्या नाम है, ये पुस्तक है, कब लिखी गई है, 1936 में। किस पर आधारित है, जो हमारे यहाँ पर विश्व में पहली बार जो आर्थिक मंदी आती है उस पर यह आधारित है। विश्व में अब तक 2 बार बड़ी आर्थिक मंदी आ चुकी है, एक 1929 में और एक आई है 2008 में। कब आई है, 2008 में एक और बड़ी मंदी आई है पूरे वैश्विक स्तर पर। वो थी अमेरिका में एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था लेहन ब्रदर्स कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी, लेहन ब्रदर्स कंपनी थी। और उस कंपनी का मुख्य काम था कि वो अमेरिका का जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, अमेरिका की जितनी भी बैंकिंग प्रणाली है, उस बैंकिंग प्रणाली से लोन खुद लेती थी और कस्टमर तक लोन देती थी। यानी कि कुल मिलाकर के बिचौलिए की भूमिका में थी, मीडिएटर की भूमिका में थी वो बैंक, वहां पर काम करती थी। ठीक, अब हुआ क्या कि 2008 से पहले पहले उस कंपनी ने इतने लोन बांटे जिसकी कोई हद नहीं थी। भाई बैंक तो लोन देगी तो सोच समझ के देगी, कंपनी को पता है ना कि पैसा बैंक दे रही है, अपना थोड़ी जा रहा है, हमें तो लोन बांटने, बस अपना टारगेट क्या करना है, पूरा करना है। उसका परिणाम यह निकला कि अमेरिका में लोगों ने क्रेडिट कार्ड पर मकान ले लिए। अपने यहाँ पर लोग क्रेडिट कार्ड की किस्तें नहीं भर पाते हैं टाइम से, और वहां पर लोगों ने क्रेडिट कार्ड पर क्या ले लिए, मकान खरीद लिए कि किस्तें भी क्रेडिट कार्ड चुकाता रहेगा अपने। परिणाम यह निकला कि 2007-8 आते आते अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होके कगार पर, मतलब बैंकिंग सिस्टम कम हो गया। अमेरिका का ही डॉलर पूरे विश्व में इकोनॉमिकल ट्रेड का एक सिस्टम है। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय मुद्रा गिर रही है, गिर रही है ना। मुद्रा गिरना सही बात है, गलत बात है, बस ये अपने लिए ही गलत है। भारतीय मुद्रा गिरने का कारण होता है, किसी भी देश की मुद्रा डिपेंड करती है यूएस डॉलर पर। अब ऐसे समझिए, अभी हमारे पास में डॉलर आएगा कहां से, जब हमारा सामान दूसरे देशों में जाएगा, बिकेगा तभी तो डॉलर आएगा ना। बाकी हम खरीदेंगे जब तो डॉलर जाएगा। अब सपोज दैट एक बात कीजिए, जैसे मान लो हमने एक अपना सामान बेचा, कहां पर, सऊदी अरब को बेचा। कोई भी सामान बेचा, XYZ सामान किस देश को बेचा, अपने सऊदी अरेबिया को बेचा। और सऊदी अरेबिया से हमने कहा कि आप हमें क्या दे दो, डॉलर दे दो। वो हमें डॉलर दे देगा तो हम ले लेंगे क्या, ले लेंगे ना, आराम से लेंगे ना डॉलर को तो। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया वाला कहता है कि नहीं, तुम तो हमारी करेंसी रियाद लो, लेंगे क्या, क्योंकि वो करेंसी हम किसी दूसरे देश को देंगे तो वो नहीं लेगा। यानी पूरे विश्व में जो बैंकिंग सिस्टम में काम कर रही है वो अमेरिकन डॉलर का सिस्टम है। अब मान लो जैसे मैं आपको कहूं कि 500 रुपए आप मेरे को दो, ओरिजिनल नोट, मैं ले लूंगा क्या, और वही कहूं कि नकली नोट दो तो नहीं लूंगा ना। क्यों, क्योंकि जिसको मैं दूंगा वो चलेगी नहीं। तो हमारे लिए भी यही काम है कि हम जो अमेरिकन डॉलर लेते हैं वो तो सब जगह चल जाता है, लेकिन हम अपनी करेंसी अगर मान लो किसी दूसरे देश को दें तो वो दूसरा देश लेगा नहीं। तो उसका परिणाम क्या निकलता है कि हमें अमेरिकन डॉलर चाहिए, और अमेरिकन डॉलर जब तक ट्रेड नहीं होगा, जब तक डॉलर कभी भी आएगा नहीं। अब हमारे यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हम खरीदते तो ज्यादा है, बेचते माल, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डॉलर की जरूरत होती है तेल खरीदने में। बैरल, भाई तेल अपने यहाँ पर इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो सबसे ज्यादा हमें दिक्कत कहाँ आती है, तेल खरीदने में। ठीक, बैरल में खरीदते हैं हम लोग तेल, रूस से पहले खरीदते थे बड़ा, अभी अमेरिका का नया ट्रेड डील हुई है तो उसमें अमेरिका से खरीदेंगे ज्यादा। अब परिणाम ये निकला कि हमारे पास डॉलर नहीं है तो विदेशी व्यापार चाहिए, हमें FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब हम किसी भी कंपनी को कहेंगे कि तुम भारत में आकर के इन्वेस्ट करो, हमें डॉलर दो, वो कंपनी कहेगी हमें क्या फायदा। हम मान लो 100 रुपए डॉलर करें, और 100 रुपए और डॉलर के 100 रुपए और भारतीय 100 रुपया भी करेंसी एक बराबर है, तो हम वही करेंगे ना, यहाँ क्यों करेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, हम अपने कीमत को क्या कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं। तो आपके डॉलर की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप इन्वेस्ट करो हमारे यहाँ पर, प्रॉफिट लो, लेकिन हमें कम से कम क्या दे दो, डॉलर दे दो। इसलिए हमें सबसे ज्यादा क्या आ रही है वर्तमान में, चुनौती आ रही है, हमें सबसे ज्यादा चाहिए डॉलर।
लेकिन फिर भी कीमतों में क्या हो रही है हमारे यहाँ पर। हाँ, तो हमें ज्यादा, जब तक हमारा निर्यात नहीं होगा, जब तक हमारे देश की करेंसी कभी भी बढ़ नहीं सकती है। करेंसी बढ़ने का और ये खेल चलता है। इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था, द जनरल एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट ऑफ एंड मनी नामक पुस्तक लिखी थी, क्योंकि उस समय पूरे विश्व में इकोनॉमिक है वो क्राइसिस आ गया था। क्या आ गया था? इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। और उस इकोनॉमिक क्राइसिस का ये परिणाम निकला कि पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे विश्व में आर्थिक मंदी आई है। किसने बताई है? जेएम किन्स ने। किस पुस्तक में? इस पुस्तक में। क्लियर है? क्यों लिखी थी? वैश्विक आर्थिक मंदी के परिणामों या उनके कारणों के बारे में बताइए। ऐसे ही छापना है अपने को। हाँ जी, नॉमिक से। भावनाओं को अंडरलाइन किया करो थोड़ा सा है। हाँ? शब्दों पे गौर नहीं करना, मैटर पे गौर करना है अपने को। मैं दिल्ली पढ़ता था तो हमारे एक टीचर थे राजेश मिश्रा सर करके, नाम सुना है कभी? पॉलिटी पढ़ाते हैं राजेश मिश्रा सर, पॉलिटी पढ़ाते हैं दिल्ली में, नहीं नाम सुना? अरे आजकल तो यूट्यूब का जमाना, कभी क्लास देख भी ली होती तो। अब वो हमें एक बात कहते थे हर बार क्लास में कि दोस्तों भावना अंडरलाइन करनी है। क्या? एक लड़का एक दिन क्लास में, हाँ, अरे सुनो तो सही है। एक दिन एक लड़का खड़ा होकर के बोला कि सर भावना ही चाहिए, वो ही नहीं मिल रही है। हाँ, इसीलिए वो भरत जी मना करते होंगे आपको। हाँ, छाप लिया।
अब तो उतार ही लिया। हो गया। चलिए नीचे एक नीचे लिखिएगा जे एम किन्स की, नीचे लिखना जे एम किन्स की, जे एम किन्स की यह पुस्तक, जे एम किन्स की यह पुस्तक 1929 में, जे एम किन्स की यह पुस्तक 1929 में हुई, हुई या आई ऐसे लिख लो, आई वैश्विक आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी पर आधारित थी। 1929 में हुई वैश्विक आर्थिक मंदी पर आधारित थी, जो जो प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध का, जो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम थी। जेएमकिंस की यह पुस्तक 1929 में हुई वैश्विक आर्थिक मंदी, क्या लिखा लास्ट में, वैश्विक आर्थिक मंदी का, मंदी पर आधारित थी, जो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम के रूप में आपको यह देखने को मिलता है, जिसके आधार पर क्या तय की गई थी, इस पुस्तक को लिखा गया था। विश्व में दूसरी आर्थिक मंदी कब आई है? 2008 में, है ना? तो लिखना पैराग्राफ चेंज करके, सन 2008 में, सन 2008 में अमेरिका की, अमेरिका की लेह एंड ब्रदर्स कंपनी, सन 2008 में अमेरिका की लेह एंड ब्रदर्स कंपनी, क्या हो गया, सही नहीं लिखा गया? लेह एंड, LEH, लेह एंड ब्रदर्स कंपनी, लेह एंड ब्रदर्स कंपनी के डूबने से, लेह एंड ब्रदर्स कंपनी के डूबने से, लेह एंड ब्रदर्स कंपनी के डूबने से आर्थिक मंदी का, आर्थिक मंदी का सामना, आर्थिक मंदी का सामना अमेरिका को करना पड़ा। लेहन ब्रदर्स कंपनी के डूबने से आर्थिक मंदी का सामना अमेरिका को करना पड़ा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त है। ठीक, कल आपके एक टॉपिक में दे रखा है नेशनल इनकम वाला मामला दे रखा है, राष्ट्रीय आय दे रखा है। हमें उस नेशनल इनकम को क्या करना है, स्टार्ट करना, राष्ट्रीय आय को स्टार्ट करना है। अब नेशनल इनकम में बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे जीडीपी,
जीएनपी, एनएनपी, है ना, फैक्टर कॉस्ट, है ना, मार्केट प्राइस, ऐसे बहुत सारे नाम आते रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखना है कि ये होता क्या है, थोड़ा सा एक बार हो सके तो पढ़ के जरूर आओ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या, किसी का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड रहा है क्या, जिसने आपसे पहले पढ़ी है इकोनॉमिक्स को? हाँ? पढ़ लिया? हाँ, तो फिर सही नहीं था मामला। भाई मैं इसीलिए आपको कह, देखिए मैं भी, अच्छा मैं ये नहीं भी पढ़ाता ना, ये टॉपिक अगर अपन 2 दिन वाली क्लास से भी नहीं भी लेते, तब भी अपन सीधा नेशनल इनकम से स्टार्ट कर सकते थे। और ये गलतियां क्या हर बार होती है, कई बार स्टार्ट क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले तो इंटरेस्ट आना पैदा होना जरूरी है, और इसलिए सबसे पहले टॉपिक ही ऐसा पढ़ो जो आपको उसमें बांध करके रखने की क्षमताएं रखे हैं। मान लो मैं पहले ही दिन आकर के जीडीपी पढ़ा दूं या जीएनपी पढ़ा दूं, मैं कह दूं फैक्टर कॉस्ट ये है, लागत मूल्य ये है, ये वाला मूल्य ये है, आप नीचे जाके कह दोगे कि धरती का सबसे वाहियात टीचर आया था जो पढ़ा के गया है हमें। हाँ? ऐसा ही होता है ना। वो कारण ये है कि भाई जिसके बारे में हमने आज दिन तक पढ़ा नहीं है और आकर के मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड चीजों को पहले पढ़ाना स्टार्ट करूं, तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम डेवलप होगा। हम पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे भी पढ़ेंगे, एक एक चीज में समझाता चलूंगा। अच्छा, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, निकालते कैसे हैं, क्यों निकालते हैं, जीडीपी क्या होती है, किस तरीके की होती है, वो सारी चीजें अपन निकाल करके चलेंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा और वाइड में लेके चलूंगा, जो आपके सेक्टर वाली चीजें है ना उनके साथ में रिलेट करता हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, उसी को अपन बेसिक, मतलब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को मिक्स करके चलेंगे, दोनों को मिक्स करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कब आती है? जब आप प्योर इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हो, केवल फैक्टर किसका काम कर रहा है, इकोनॉमिक्स का, तब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें चालू हो जाती है। अगर हम दोनों को मर्ज करके पढ़े तो आपके पास में कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो कोशिश यही करूंगा कि अपन दोनों को क्या करें, साथ साथ लेके चलें, जिसमें आपको समस्या कम आएगी। थोड़ी क्लियर है यहां तक चीजें? तो कल वाली हेडिंग डाल के रखना, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो कल का टॉपिक है अपना नेशनल इनकम है। ठीक, आज का मामला इतना ही, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।